शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 9 में कृतिका पाठ्यपुस्तक का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे और ये जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। यह पाठ एक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों ओर व्याप्त है। लेखक ने इस पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षित होकर लड़कियां आत्मविश्वासी और साहसी बनती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं और अपना भविष्य अच्छी तरह से संवार सकती हैं। लड़कियों को सजावट की वस्तु मानने वाले लोगों और दहेज के लोभियों को शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। तो ये पाठ लड़कियों के ऊपर आधारित है, साहसी लड़कियों के ऊपर आधारित है। ये पाठ एक एकांकी है। तो आइए पढ़ते हैं इस एकांकी को पंक्तिबद्ध तरीके से। ये कि क्या होता है। मामूली से सजा हुआ एक कमरा है और अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं और तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। समझ आ गया आपको। एक मामूली से आदमी है और एक साधारण सा सजा हुआ कमरा है और उसके अंदर वो आदमी जो है एक तख्त को बिछाने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ से उन्होंने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ से उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब वो जो आदमी है उनको वो बाबू कह रहे हैं। तो बाबू कहता है बाबू जो है जो उसके मालिक हैं जो तख्त को पकड़ के आ रहे हैं वो कहते हैं बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? बिछाने के लिए तो। नौकर तख्त बिछाता है और ही करता है, हंसने लगता है। बाबू हंसता क्यों है बे? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटो की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा करियो। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। और सुन, बहू जी से दरा जरा दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी जो कल धोबी के यहाँ से आई थी वही। तो नौकर से कहते हैं वो चद्दर और दरी लाने के लिए कि जा जाकर मालकिन से लिया। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न के गुलदस्ते को साफ करते हैं और फिर कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन जिसका नाम है प्रेमा, प्रेमा आ जाती है और गुदमी रंग की छोटा सा कद है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर भी आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब, उनका नाम क्या है? बाबू साहब जो है उनका नाम है राम स्वरूप, जो उस घर के मालिक हैं। ठीक है, उनका नाम है राम स्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, राम स्वरूप की जो पत्नी है प्रेमा, वो कह रही है मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप कहते धोती? प्रेमा हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए जरूरत पड़ गई। रामस्वरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? नौकर का नाम है। बोले यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। प्रेमा अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में से लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला, और दरी भी। प्रेमा दरी यही तो रखी है कोने में, वह तो पड़ी है। रामस्वरूप कहते हैं दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। बीबी जी किसे कह रहे हैं? रामस्वरूप जी की एक बेटी है, तो वो रतन से कह रहे हैं जब बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम भी उठा ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है, प्रेमा कहती है। रामस्वरूप जी से कहती है तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुलाए पड़ी है। अब क्यों पड़ी है मुंह फुलाए? देखो उसका कारण पता लगेगा अभी। रामस्वरूप मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो
जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है, मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होंगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता ही नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लाडली से। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। समझ आया यहाँ तक आपको? क्या हो रहा है कि पति पत्नी है, उनकी एक बेटी है जिसका नाम उमा है। उमा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और इसलिए रामस्वरूप चाहते हैं कि वो लड़के वालों के अनुरूप सज धज कर तैयार हो जाए। ठीक है, थोड़ा सांवले से कलर की, इसलिए वो चाहते हैं कि पाउडर वाउडर लगा करके और टिप टॉप सी हो जाए। लेकिन उमा नहीं चाहती है सब कुछ। तो पति पत्नी इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, माँ से कह रहे हैं, भाई तुम कैसी माँ हो, समझा लो अपनी बेटी को कि ढंग से तैयार होकर के आए। और माँ जो है वो अपने पति पर दोष लगा रही है कि तुमने बिगाड़ रखा है इतना पढ़ा लिखा करके। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंटरेस्ट ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम हो कि बस बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे बस। और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन आता है, रतन जो नौकर है। आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, बाजा नीचे रख, चद्दर खोल, पकड़। तो जरा उधर से दोनों मिलकर के नौकर और मालिक चादर बिछाते हैं। फिर प्रेमा बोलती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, और चाय तैयार है, और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। टोस्ट पर लगाने के लिए मक्खन तो है ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरे के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार भी आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन भी ले आएगा। दो आदमी ही तो हैं, ज्यादा काम तो है नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो।
और लड़का, प्रेमा पूछती है, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बताया तो था तुम्हें। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लोगों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। क्या समझ में आया आपको? रामस्वरूप जी की बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और लड़के के जो पापा हैं उनका नाम है गोपाल प्रसाद। वो वकील हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, लेकिन लड़की अपने बेटे के लिए ऐसी चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और बेटा भी ऐसी है। बेटा कहता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए, घर में काम काज करने वाली लड़की चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है लेकिन सोच उसकी बहुत ही दकियानुसी है। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि रतन बोल उठता है बीच में। रतन कौन है? इनका नौकर, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? कोई आते हैं? दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, उधर से, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ये बाजा यह नीचे ही रख गया कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, आइए आइए आइए। कौन आ गए? गोपाल प्रसाद और उनका बेटा आ गया। बाबू, गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। झुकी कमर इनकी खासियत है। ठीक है, उसी पर बना हुआ है ये पूरा चैप्टर। रामस्वरूप कहते हैं, अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ 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 हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैत गिर पड़ती है। यह बैत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ, मकान ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? पूछते हैं। गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगा वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं भाई? रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ तो नहीं दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, नहीं नहीं, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक हैं, सेवक। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, मतलब मुख कर कर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? बेटे से पूछ रहा है, जो लड़का देखने आया ना उमा को, उससे पूछ रहे हैं रामस्वरूप जी। तो लड़का बोलता है, जिसका नाम है शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा ना? शंकर, जी हाँ, यही कोई साल दो साल। साल दो साल? शंकर, हाँ 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 हाँ, जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। देख लिया आपने कैसा लड़का है वो, बुद्धू। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक तो हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते। कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि चार पैसे में ढेर सारी बलाई बालाई आती थी, और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेल खेल खेला करते थे।
मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे ने पोरते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ हाँ, गोपाल प्रसाद कहते हैं जोशीली आवाज में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे! जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राम प्रसाद, जी हाँ, ये तो ठीक ही है, सही कह रहे हैं आप। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, जी हाँ, ये तो वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, हाँ 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 हाँ। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा, ठीक है, तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए अब। बिजनेस। रामस्वरूप, चौकर बिजनेस? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिए जरा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं और गोपाल प्रसाद थोड़ी दबी आवाज में बोलते हैं, आदमी तो भला है, मकान मकान वकान से, हैसियत से भी बुरा नहीं मालूम होता। पता चले लड़की कैसी है। शंकर और गोपाल प्रसाद आपस में बातचीत कर रहे हैं धीरे धीरे। शंकर कहता, हाँ जी। कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं जी। झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठा करो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। फिर जरा चुप हो जाते हैं। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ 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 हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए, शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, शंकर को प्याला पकड़ाते, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले भी चू नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। भाई ये बात तो गोपाल प्रसाद ने बढ़िया कह दी, है ना? अगर खूबसूरती पर टैक्स लग जाए तो सरकार की तो आमदनी आमदनी हो जाएगी। कोई अपने आप को बदसूरत कहलवाना ही नहीं चाहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामस्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? रामस्वरूप कहते हैं, जो लड़की के पिता हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो तब तो यह रस्मी समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आप
मेरे ऊपर भारी एहसान है आपका। और जायचा, जायचा मतलब जायचा कहते हैं जन्म पत्री को। जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दो, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, जो मेरे कानों में भनक पड़ी थी, यह तो गलत ही है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या, क्या भनक पड़ी थी? गोपाल प्रसाद कहते, यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात कह देता हूँ, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं हमें, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों भाई शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी वोकरी तो करानी नहीं है हमें। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में एक है? लड़के और लड़कियों की पढ़ाई एक है? अरे मर्दों का तो काम ही पढ़ना और काबिल होना है। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और प्लास्टिक वगैरह पर बहस करने लगी, तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हाँ 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 हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़के के जो पिताजी हैं गोपाल प्रसाद, वो कहते हैं कि हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी भी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी एक ऐसी ही चीज है। चाय और लीजिए। रामस्वरूप जी कहते हैं, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेज की तरफ सरकार देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जरा जोर से बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथ में लिए उमा आती है। उमा कौन है? रामस्वरूप जी की बेटी। अब बेटी का आगमन हो रहा है, देखिए। पान की तस्तरी हाथ में है और उमा आ रही है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही है, आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्यों चौंक उठते हैं? क्योंकि उमा की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, इसलिए चश्मे को देख करके। रामस्वरूप थोड़ा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया। वो बेचारे सफाई दे रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है? उन्हें लग रहा है कि चश्मा लगा हुआ था, इसका मतलब लड़की पढ़ती ज्यादा है, इसलिए चश्मा लगा है आंखों पे। रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वैसे तो मैंने अर्ज किया ना। संतुष्ट होकर कोमल सुर में, बैठो बेटी। वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर होता है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। अब गाते गाते उसका सिर जो है वो उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्या होता है कि उमा जो है, उमा से उसके पिता कहते हैं कि कुछ गा के सुनाओ। तो उमा गा करके सुनाने लगती है, मेरे तो गिरधर गोपाल वाला गाना गाने लगती है, और गाते गाते वो इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है, और ऊपर जैसे ही उठता है तो उसकी आंखें शंकर को देख लेती हैं। और क्या होता है, वो एकदम से चुप हो जाती है। रामस्वरूप कहता है, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है।
गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठो बेटी। उमा बैठती है। उमा, गोपाल प्रसाद, उमा, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप है एकदम। रामस्वरूप, हाँ तो वह तो आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो अच्छा है। और सिलाई वगैरह आती है? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप जो है वो अपनी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं और उमा जो है बिल्कुल चुपचाप बैठी है। गोपाल प्रसाद, ठीक है। हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर होते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछते। उमा जो है वो एकदम मजबूत आवाज में लेकिन थोड़ी सी हल्की आवाज में बोलती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछते, सिर्फ खरीदार को दिखला देते हैं। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा के पापा, उमा, उमा, क्या बोल रही हो? उमा, अब मुझे कहने कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं ना, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबा, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ। और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अपनी अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। उमा जो है वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है और क्या कहती है कि आप इतनी देर से जो मोल भाव कर रहे हैं वो हमारी बेइज्जती नहीं हो रही? और जरा अपने साहबजादे से पूछ लो कि फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे और कैसे भगाए गए थे वहां पर। शंकर, बाबूजी चलिए। जो शंकर है बेटा कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? मतलब उसे अपनी बेटे की तो कमी दिख नहीं रही, सीधा वो उमा से पूछ रहा है कि क्या तुम हॉस्टल में पढ़ती हो? उमा, अब राम स्वरूप जी बेटा जो जो उमा के पिताजी हैं बेचारे चुप हो गए। उमा बोलती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा क्या बोल रही हो? गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उनकी बेटियां, उनके माँ आती है। उमा, प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है और कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो आपको समझ में आया ये चैप्टर कि कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की अपने साहस का परिचय देती है और जो उसको खरीदने के लिए आए थे, शादी करने के लिए नहीं आए थे, एक लड़की
कि बोली लगा अपने लड़के की बोली लगाने के लिए आए थे, उस लड़की को खरीदने के लिए आए थे। तो उनको वो कैसा आंसर देती है, कैसा प्रश्न करती है। तो साहसी लड़कियां आजकल ऐसे ही करती हैं। आजकल पढ़ाई लिखाई का जमाना है, और पढ़ी लिखी लड़कियां अपने अधिकारों को अच्छी प्रकार से समझती हैं और वो इसी तरह डटकर सामना करती हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।